हाँ, तो इसमें क्या हुआ, सही बता रहे हो, इसमें भी क्या गया 6 इलेक्ट्रॉन, बेंजीन में भी क्या है 6 pi इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी क्या रहेगा 6 2 + 2 और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें जब ऐसा कोई कंपाउंड को एज ए लिगेंड काम कर रहा हो कहीं पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो वो क्या रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास जो 6 pi इलेक्ट्रॉन है वो सब एक साथ यहाँ। क्यों हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जब रीजन समझोगे तो हम लोग बेंजीन को इस तरह दिखाते हैं, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है बेंजीन, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में क्या होता है, जो रियल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में आता है बेंजीन, और रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में दैट मीन्स ये 6 pi इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया हुआ यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका भी जब रेजोनेंस हाइब्रिड बना होगा यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से बनता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ये जो 6 pi इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें, तो सब एक साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 + 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्शनल केस अगर आता है यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन, तो फिर याद रखना है वहां पे। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एनो का हम लोग पहले क्लास में कर चुके थे, बेंजीन रिंग एज ए लिगेंड कहीं पे आ रहा है या ये कंपाउंड आ रहा है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें लिमिटेशंस ऑफ ई एन रूल, लिमिटेशंस ऑफ ई एन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का कुछ लिमिटेशंस है। और इसमें कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको ऐड करना था यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ ई एन रूल में। तो फर्स्ट पॉइंट है मेटल कार्बोनिल जनरली फॉलो ई एन रूल, जनरली फॉलो ई एन रूल। अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इसका मीनिंग समझना है कि मेटल कार्बोनिल बोलने का मतलब क्या है। तो मेटल कार्बोनिल बोलने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल पीछे कराया होगा कि MnCO5 इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, या जो भी कंपाउंड आ रहा है वहां पे है, तो एक कंपाउंड इस टाइप का रहा हो NiCO4। तो मेटल कार्बोनिल बोलने का मतलब क्या है कि ये CO, ये कोबाल्ट नहीं, ये क्या है एज ए लिगेंड आ रहा है, और CO को एज ए लिगेंड हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनिल, CO को एज ए लिगेंड कार्बोनिल। और वो मेटल के साथ अगर कनेक्टेड आ रहा हो, तो जो भी मेटल कार्बोनिल अगर वर्ड कहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो CO लिगेंड है, जो कार्बोनिल है, वो मेटल के साथ अगर कनेक्टेड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। जो भी मेटल कार्बोनिल रहता है तो वो जनरली ईएन रूल को फॉलो करता है। अगर किसी केस में नहीं भी कर रहा, जैसे कि MnCO5 के केस में, इस केस में तो डायरेक्टली कर रहा था। अब MnCO5 के केस में देखो, पेज फ्लड करके देखो, मैंने एग्जांपल कराया था, इसका जब निकालोगे इसमें EN, समझ लो इसको सिर्फ यहाँ पे MnCO5 का जब EN निकाल रहे थे तो वो क्या था, Mn का 25, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, प्लस एक CO लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 × 5 10, ये 35 ही आ रहा है। टाइमर्स बनाने पड़ते ना उनके साथ। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है, ये जो कंपाउंड है ये ईएन रूल को डायरेक्टली फॉलो नहीं करता, बट जब ये डायमेराइज कर लेगा तो फिर ये ईएन रूल को फॉलो कर पाता है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ उसका जो ईएन आएगा वो 36 आ पाता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि ये कंपाउंड अगर अभी ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या करे जो ईएन रूल को फॉलो करे, दैट मीन्स 36 आ जाए, वो डायमेराइज करके। या और क्या कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल सही आंसर था डायमेराइज करके। और क्या करें जो कि ये रूल को फॉलो करें, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दोनों में से क्या करें इसका। रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल सही है। जब रिडक्शन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 36, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन भी करते हैं तो पर भी ये रूल को फॉलो कर लेगा। तो जैसे भी हो, डायरेक्टली आ रहा है तो ठीक है, नहीं अगर आ रहा है तो डायमेराइज करके फॉलो करेगा,
या फिर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन से वो फॉलो कर लेता है। दैट मीन जनरली ये नोड को फॉलो करेगा ही करेगा। तो ठीक है चीजें ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन पर हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। सेकेंड पॉइंट है ये मेटल कार्बोनिल जनरली फॉलो करता है ये नोड को। इसके अलावा जो ऐसा नहीं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है सब कॉम्प्लेक्स ये नोड को फॉलो करेगा। तो सेकंड पॉइंट नोट करना था इसमें यहाँ पे लिमिटेशंस में, इट इज फॉलोड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, ये जो ईएन रूल होता है लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। दैट मीन्स वो ईएन रूल को फॉलो कर रहा होता है। ओरिजिनली मेटल कार्बन जो होता है वो ईएन रूल को फॉलो करता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है। लिमिटेशन में क्यों रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए रहता है। इसमें कि जो भी कॉम्प्लेक्स है वो ईएन रूल को फॉलो करेगा ही करेगा, कंपलसरी नहीं है। बट जनरली मेटल कार्बन जो रहता है वो ईएन रूल को फॉलो करता है। डायरेक्टली कर रहा है तो ठीक है, या डायमेराइज करके या रिडक्शन करके या ऑक्सीडेशन करके वो फॉलो कर पाता है मेटल कार्बन जो भी रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? ये टीएमओ देख रहे थे ईएन रूल। ये तो हम लोग पॉइंट्स बस देख रहे थे कुछ, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन इसका कुछ लोग सॉल्व किए भी हो गए। तो ईएन रूल पे जो बेस्ट आता है ईएन रूल उसका फाइंड, दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करना रहता है उसको। और कोई 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है, उसमें पूछा है कौन सा कॉम्प्लेक्स ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है या कौन सा कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है यहाँ पे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले। आणि तू बोला ना झाकून ठेवत जावं ते आता कापड इकडे मग ते या मग परत लावा म्यूट करके रखोगे, कुछ पूछना है बताना तो करोगे। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? मेनली ये तो बस मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मेनली ये 2 पॉइंट्स कि बेंजीन या ये कंपाउंड तो वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा और लिमिटेशन में 2 पॉइंट ऐड करना था। तो नेक्स्ट थ्योरी है इसमें, तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट थ्योरी था वो क्या था, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और उसके बाद हम देख रहे थे ईएन रूल। नेक्स्ट बॉन्डिंग का जो थ्योरी है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम लोग पढ़ चुके हो। कर लिया यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी जो लोग लेट से ज्वाइन करते हो तो कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन करें, और बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन तुम्हारे 12th बोर्ड के लिए भी, अगर सीबीएसई या किसी भी बोर्ड की बात करो तो अगर 70 मार्क्स का अगर आ रहा है, 30 मार्क्स का फिर प्रैक्टिकल रहता है, तो 70 मार्क्स में तुम्हारा 12 टू 13 मार्क्स सिर्फ इसी एक चैप्टर से आ जाता है। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये चैप्टर। और नीट के लिए तो फिर मैंने ऑलरेडी बता रखा है स्टार्टिंग लेक्चर में ही, 3 क्वेश्चन तो 45 में से 3 क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाता है तुम्हारा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है यहाँ पे, तो उसमें मेनली पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस तीन को जितना अच्छा करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा उतना अच्छा हो जाएगा। मतलब 15 क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, मैं कई बार बताया हूँ, चलो फिर भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो 2 क्वेश्चन पीरियड टेबल से, केमिकल बॉन्ड है तुम्हारा 5 to 6, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड से 3 क्वेश्चन के अप्रॉक्स। तो 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तुम्हारा इसी चैप्टर से आता है, और सब एक दूसरे से रिलेटेड भी है। पीरियड टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्ड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, यहाँ पर भी हम लोगों को भी पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। इसको अगर अच्छे से करते हो तो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन तुम लोगों का अच्छा हो जाएगा। और कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, जिनको भी थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह में दिक्कत रहता है
कैलकुलेशन के कारण, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री, इस पार्ट में कोई कैलकुलेशन है, बिल्कुल बायो के जैसा सब्जेक्ट है, बहुत इजीली कर सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट थ्योरी है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उसमें 2-3 पॉइंट्स है, उसको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर जो पढ़े होगे केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें एक टर्म आ रहा होगा वहां पे, कुछ याद हो, ओवरलैपिंग का। अलग अलग ओवरलैपिंग पढ़े हो गए, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, इस टाइप का ओवरलैपिंग पढ़े हो गए केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ भी सेम चीजें आता है, यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर भी जो रहेगा, यहाँ भी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो उसको यहाँ पे पहले नोट डाउन करना है, या पोस्टुलेट बोल सकते हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस टाइप से लिख लोगे इसमें, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन BBT। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनका भी अभी भी अनम्यूट है तो म्यूट करके रखना है, सराउंडिंग का वॉइस उधर से आ रहा है। तो कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो उस टाइम। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें पॉइंट्स है कुछ, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, the basic principle involved in BBT. First point, so नोट करना, मेटल विल प्रोवाइड, 2-3 पॉइंट उसको नोट कर लो, फिर समझते हैं इसको क्या रहेगा ये। मेटल विल प्रोवाइड, मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, vacant orbital, metal will provide vacant orbital depending on its coordination number, depending on its coordination number, depending on its coordination number. Metal will provide vacant orbitals depending on its coordination number, and these orbitals will be, and these orbitals, and these orbitals will be hybridized, will be hybridized. तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल डिपेंडिंग ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा मेटल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। एंड these orbital THEAC, these orbitals will be hybridized. सेकंड पॉइंट है हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिट, ये हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो अगर हाइब्रिडाइज हो रहा है, these orbitals will be hybridized, ये अगर हाइब्रिडाइज हो रहा है तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा वो भी क्या होगा, वैकेंट। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का भी कुछ कंसेप्ट होता है, हाइब्रिडाइजेशन में चीजें पढ़े हो गए, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो ये कुछ नया टर्म नहीं आ रहा है। हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल,
of metal overlaps with hybridized vacant orbitals of metal overlaps with hybridized vacant orbitals of metal overlaps with the filled orbital of the ligand with the filled orbital of ligand to form coordinate bond. बिल्कुल वही थ्योरी रहता है, थोड़ा है एडिशनल तो रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं रहेगा। क्वेश्चन है जो सर बीबीटी 11 में पढ़े थे, मतलब कंसेप्ट उसी टाइप का यहाँ पर भी, वहां पर भी क्या पढ़े थे, ओवरलैपिंग। यहाँ पर भी वही पॉइंट रहता है कि ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है, बट यहाँ पे वहां पे सिंपल कंपाउंड्स होता था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट रहेगा ये, बट बेसिक चीज वही रहेगा इसमें भी। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप्स विद द filled orbital of the ligand to form coordinate bond. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल। तो इसको लिखने से पहले यहाँ पे इसे मैं क्लियर कर दूं कि अब यहाँ पे होता है क्या कि जो भी मेटल है, इस केस में मान लो कि मेटल आ रहा है, सेंट्रल मेटल, और लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे। तो लिगेंड्स का क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो लिगेंड्स होता है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो भी लिगेंड है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर होगा। वो क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस टाइप से दिखा सकते हैं यहाँ पे। बट अब यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे इस केस में, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखने की जो भी लिगेंड्स होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। तो बीबीटी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड्स होता है वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक स्पेशल टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड का, ये लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे लिगेंड्स एज ए लिविस बेस और सेंट्रल मेटल क्या करता है, एज ए लिविस एसिड। बाकी ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से समझते हैं, बट ये सिंपल सा ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। थर्ड पॉइंट है इसमें, कर लिए, सेकंड पॉइंट नोट कर लिया यहां तक। थर्ड पॉइंट है इसमें, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। थर्ड पॉइंट, the type of hybridization of metal, the type of hybridization of metal, the type of hybridization of metal, the type of hybridization of metal and shape of complex, and shape of complex, the type of hybridization of metal and shape of complex involved can be the type of hybridization of metal and shape of complex involved can be decided easily if some properties of complex, if some properties of complex, some properties of complex
are given, like magnetic nature, geometry, etc. थर्ड पॉइंट क्या है? द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो VBT में यहाँ पर हम लोग मेनली क्या सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, या जो भी सेंट्रल मेटल वो क्या हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है, एंड उस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा, जो कि वेस्पर थ्योरी में तुम लोग पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पर हम लोग VBT से ही सीखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स का शेप क्या रहता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इन्वॉल्व कैन बी डिसाइडेड इजिली, बट VBT के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और शेप डिसाइड करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स का कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होना कंपलसरी है। इफ सब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स आर गिवन, लाइक मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर बोलने का मीनिंग क्या है? वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, वो नेचर कुछ गिवन हो वहां पे, या फिर उसका ज्योमेट्री गिवन हो, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन हो वहां पे, तो फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स का शेप निकाल पाएंगे वहां पे। एक लिमिटेशंस भी आ जाता है कि बिना प्रॉपर्टीज गिवन VBT का हम लोग VBT से हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप नहीं बता पाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स का। बट ये लिमिटेशंस आगे जो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी CFT, उसमें वहां पे ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देने की जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स का। सिंपली कॉम्प्लेक्स को देख करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप निकाल पाएंगे। इस पॉइंट तो हम लोग बात का पॉइंट है, ये हम लोग आते हैं अभी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नोट करके ना, मेनली यही 3 पॉइंट था यहाँ पे। अब मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टार्ट लिख लोगे इसको प्रॉपर, किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है वहां पे, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? कुछ याद हो तुम्हें? तो यहाँ पे आ रहा है BeCl2, या कोई भी एक एग्जांपल ले लो। इसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा तुम्हारा? बॉन्डिंग से बताओ इसमें क्या होगा? बेरिलियम का Sp, सही है बिल्कुल। ये क्या होगा? Sp, सही है सब लोगों का आंसर। अब इसमें सोचना ये था कि बेरिलियम के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, है तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी टाइप का होता है यहाँ पे, कि जो सेंट्रल मेटल है यहाँ पे वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी जो रहता है, अगर 2 बॉन्ड बना रहा है वो क्या होता था? Sp। यहाँ भी सेम, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, दैट मीन्स 2 बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल के अराउंड, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? Sp। तो ऊपर लिख देता हूँ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है इसका? Sp। अब इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाए यहाँ पे, किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 Sp2, बिल्कुल सही है। तो सेम तरीके से सोचना है बॉन्डिंग में जो है। अब देखिए यहाँ पे BF3 आ जाता, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स वो क्या हो जाता था? Sp2। यहाँ पर भी क्या होगा? Sp2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर sp3 sp3 देखोगे यहाँ पे ध्यान, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसका मैं साथ में ज्योमेट्री भी लिखता जाऊं यहाँ पे। एक प्रॉपर टेबल बना होगा यहाँ पे, Sp हाइब्रिडाइजेशन होता था तो उसका ज्योमेट्री क्या होता था या शेप क्या होता था इस केस में? लीनियर, बिल्कुल सही है। linear यहाँ पर भी क्या होगा? लीनियर, बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे Sp2 आ रहा थी, क्या होता था? BF3 का शेप कुछ trigonal planar planar सही है, बिल्कुल सब लोगों का सही याद। ये क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, यहाँ पे दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ये Sp3 भी हो सकता है और या फिर DsP2 भी हो सकता है। Sp3 दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
तो 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, sp3 एक s और 3 p, दैट मीन्स 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। या फिर dsp2 भी हो सकता है, dsp2 में भी कितना ऑर्बिटल आ रहा है, एक d, एक s और 2 p, दैट मीन्स 4 ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, उसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता था, कुछ याद हो? Tetrahedral. बिल्कुल सही है, तो यहाँ भी क्या लिखना है, टेट्राहेड्रल। और जब dsp2 होता है इस केस में, तो यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा, ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब जब sp3 है यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ पर भी नोट कर लोगे कि sp3 आ रहा है, दैट मीन्स एक s और 3 p इन्वॉल्व हो रहा होगा, px py pz। sp2 है यहाँ पे है, इसमें क्या होगा, एक s और कोई भी 2 p आ रहा होगा यहाँ पे। अब dsp2 आ रहा है इस केस में, तो dsp2 में जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है d, ये d कौन सा इन्वॉल्व होता है, ये यहाँ पे इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। इसमें जो d इन्वॉल्व होता है वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है 4 या 6 में। sp3 तो टेट्राहेड्रल और dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर। d कौन सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फिक्स है, अपने चेंज नहीं होता यहाँ पे। और इवन ये जो p2 है यहाँ पे, अगर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ रहा है, ये जो p तुम्हारा इन्वॉल्व होगा, तो ये भी px एंड py, और s तो रहेगा ही। मेनली d से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि dsp2 में d जो इन्वॉल्व है, तो पांचों ऑर्बिटल्स d का, dxy dyz dxz dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये d कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको याद रखना था यहाँ पर। चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं, इसी में टेबल कंटिन्यू करना था। कर ले, नोट डाउन कर ले यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसमें। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ जाए तो फिर क्या रहेगा यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, उसी में नीचे कंटिन्यू करोगे। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है इस केस में यहाँ पे sp3d, ऐसा तुम लोग पढ़े हुए थे कि pcl5 है, तो pcl5 कितना बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड फास्फोरस के साथ। और जब 5 बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, sp3d, ऐसा कुछ पढ़े हो गए। यहाँ भी सेम रहता है sp3d। अब इसका यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, कुछ याद हो? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। सही है, बिल्कुल। ये क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है या फिर dsp3 हो सकता है यहाँ पे, दोनों में से देखेंगे लोग कब sp3d होगा dsp3 होगा। बट sp3d हो, या इसके नीचे स्लैश करके स्टेप लिख लेते dsp3, बट मैक्सिमम sp3d रहता है। कुछ कंडीशन में dsp3 भी हो सकता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो यहाँ भी दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d और dsp3, दोनों का ज्योमेट्री क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब कुछ एक्सेप्शन एक रहता है यहाँ पे, जो आगे हम लोग देखेंगे, कुछ रेयर केस में जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जनरली रहता है, अब कुछ केस में स्क्वायर पिरामिडल भी हो जाता है। कुछ केस में
स्क्वायर पिरामिडल भी कम इसका ज्योमेट्री आता है, तो एक्सेप्शनल केस है, तो आगे हम लोग देखेंगे वहां पर। बट इन जनरल क्या याद रखना है कि sp3d या dsp3 आ रहा है तो वो क्या रहेगा वहां पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ईवीपी ज्योमेट्री। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। सही है बिल्कुल, sp3d2, या फिर यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो sp3d2 भी हो सकता है या फिर d2sp3। और ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, मैंने पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का भी रहता है, 3 का भी रहता है, बट वो लिमिटेड है। तो sp3d या d2sp3 दोनों में से कोई भी रहे, इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या रहता है, कुछ याद हो? ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल सही है, ये क्या रहेगा यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ भी सेम रहेगा। तो sp3d2 हो या d2sp3 उसका ज्योमेट्री क्या रहना है यहाँ पे हमेशा, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर यहाँ पे है? हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो d आ रहा है sp3d, ये पहले तुम लोग पढ़े भी होगा कि इसमें d ये कौन सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, बताओ इसमें ये d कौन सा इन्वॉल्व होता है? sp3d में ये d कौन सा ऑर्बिटल आता है, याद हो किन्हीं को? ये dz स्क्वायर आता है, ये स्पेसिफिक, ये चेंज नहीं होता इसमें भी। ये क्या रहेगा तुम्हारा, dz स्क्वायर। क्लियर है? और ये भी जो d रहता है यहाँ पे है, अगर dsp3 रहता तो ये रेयर केस में dsp3 आ पाता है यहाँ पे है। इसका जो d इन्वॉल्व होता है यहाँ पे है dsp3 में, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है इस केस में, बट ये रेयर केस में dsp3 आता है यहाँ पे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक कर रखा है sp3d। ये तुम्हारा बॉन्डिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्डिंग से रिलेटेड। sp3d जो बॉन्डिंग में आता था वहां पे d कौन सा लिखना था, dz स्क्वायर। पढ़ाई भी क्या होती है, याद रखना है वहां पे। sp3d चाहे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का हो या केमिकल बॉन्डिंग का हो, ये d कौन सा इन्वॉल्व होता है, dz स्क्वायर। बाकी यहाँ पे sp3d2 या d2sp3 आ रहा है, ये जो d इन्वॉल्व होता है यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये याद रखना था यहाँ पर। sp3d2 या d2sp3 कोई भी रहे तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर। एंड दो ऑर्बिटल आ रहा है तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और ये dz स्क्वायर फिक्स रहता है इसमें। तो भैया हम लोग टेबल देख रहे थे, अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें और भी यहाँ पे देखना है। एक मैंने अभी बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, यहाँ पे दो पॉलिटी आता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पीछे भी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है इसका, या तो sp3d2 आ जाएगा, या तो फिर क्या होगा इसमें d2sp3। दोनों में से कोई भी रहे, ज्योमेट्री हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही। बट जब sp3d2 होता है यहाँ पे, ये d जो इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ये कहाँ का d आ रहा है, sp3d। दैट मीन्स ये बाहर का d यूज होता है यहाँ पे। देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जो ये d2sp3 आ रहा है, तो d2sp3 में ये जो d यूज होता है यहाँ पे है, ये इनर का d यूज होता है। दैट मीन्स n-1 का d होगा यहाँ पे, जो भी दो d आएगा तो n-1 का होता है, और जो ns जो sp3 होता है तो ns प्लस np3। दैट मीन्स तीनों जो p होगा वो क्या होगा, n बोलने का मतलब क्या, आउटर मोस्ट ऑर्बिट।
ऑर्बिट, अगर ये फोर्थ ऑर्बिट का आ रहा है, ये फोर्थ ऑर्बिट का एस आ रहा है, तो डी कौन सा ऑर्बिट का होगा? 3D n-1। तो पहले अगर डी लिखा गया है दैट मीन्स ये n-1 डी का यूज होता है यहाँ पे, और ये ns और ये np। बट sp3d2 आ रहा है, जो यहाँ पे ns जो 3p यूज हो रहा है यहाँ पे वो n का ही रहेगा 3p, और यहाँ पे जो d आता है इस केस में भी क्या रहेगा? वो d का ही रहेगा, दैट मीन्स n का nd। क्लियर है दोनों में? मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि sp3d2 इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो सब सेम ऑर्बिट का रहता है, दैट मीन्स n n अगर रिप्रेजेंट कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट को, दैट मीन्स ये भी फिफ्थ ऑर्बिट का s फिफ्थ ऑर्बिट का ही p यूज होगा और उसका ही d यूज होगा। बट अगर d2 sp3 आ रहा है, d अगर आगे आ रहा है तो ये क्या होगा? n-1 d, उसके बाद ns और ये np3 इस टाइप से। और जब इनर का डी यूज हो रहा है, इनर ऑर्बिटल का, इनर ऑर्बिट का डी यूज अगर यूज हो रहा है वहां पे, इसको मैं बोलता हूँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक नया पॉइंट निकल के आया है कि जब कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो, दैट मीन्स डी पहले लिखा जाए, उसको हम कैसा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और sp3d आ रहा हो, दैट मीन्स डी बाद में आ रहा है, दैट मीन्स वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मीनिंग आएगा एग्जांपल में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? यहाँ पे है। तो इस पेज में मैं आता हूँ, पीछे जो मैंने एक पेज बताया था यहाँ पे, इसमें भी जो dsp2 है, यहाँ पे d पहले लिखा गया है, और जब d पहले लिखा गया तो इसमें भी जो d यूज होता है यहाँ पे n-1 का d यूज होगा। दैट मीन्स ये s और p अगर फिफ्थ ऑर्बिट का यूज हो रहा है तो जो d यूज होगा वो क्या होगा? फोर्थ ऑर्बिट का ही d यूज होगा, दैट मीन्स एक पहले का n-1 का ही d यूज होगा यहाँ पर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट केस था। जब भी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आ रहा है कॉम्प्लेक्स का, तो उसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और sp3d2 आ रहा है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो इसके एग्जांपल पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। और इनर आउटर कब यूज करते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। जब डी पहले लिखा जाए d2 वो इनर, और d2 अगर बाद में आ रहा है तो क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कर ले, नोट डाउन कर ले यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फिर। अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। आपको कंपाउंड्स गिवन है यहाँ पे Na, CN⁴ -2। एक और कॉम्प्लेक्स में ले लेता हूँ साथ में Ni, Cl⁴ -2। अब इस केस में ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे जब भी अब इस दोनों कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना और ज्योमेट्री निकालना क्या रहेगा। बट जब VBT से हम लोग डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होना चाहिए। बाकी ये जो लिमिटेशंस रहता है VBT का, आगे चल करके वो जब CFT पढ़ेंगे
वहां से जो ड्रॉबैक है वो दूर हो जाता है इसका। बट अभी कुछ एक दो जो एग्जांपल देखेंगे उसका कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होगा। इस कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टीज गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। इसका जो प्रॉपर्टी इट इज ए डायमैग्नेटिक जो गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या, इट इज ए डायमैग्नेटिक। अब इसका यहाँ पे जब इतना गिवन है कि ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स है तो अब इसका हम लोग ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोनों एग्जांपल, यहाँ पे देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स का। बताओ, ये तो बता सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका। 4 4। बिल्कुल सही है सब लोगों का 4। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है इसका। sp3 dsp2। बिल्कुल sp3 या फिर dsp2 हो सकता है। वो दोनों में से कौन सा तो उसके लिए यहाँ पे डिसाइड करेंगे। स्टेप क्या रहेगा ध्यान से देखोगे। तो पहला स्टेप ni का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन तो निकालेंगे ही, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। सही है, कुछ लोग बता रहे चैट में, तो बाकी सब लोग बता सकते हो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस कर रखा है, उसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। सही है सब लोगों का। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2। अब इसका कन्फिग्रेशन लिखना है, Na+2 का कन्फिग्रेशन लिखना है इस केस में। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ बाद में, क्योंकि स्पेस यहाँ पे फिर कम रहेगा। अब Na+2 इसका जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो वो क्या आता है यहाँ पे, निकेल का एटॉमिक नंबर 27, 28 आ जाएगा, ये निकेल का 28। ये क्या होगा यहाँ पे, आर्गन। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखोगे ध्यान से। मैं निकेल का पहले कन्फिग्रेशन लिख लूँ यहाँ पे, आर्गन 3d8। 3d से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, 4s2 3d8। Na+2 का कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर है, 3d से या 4s से। ये तो निकेल का कन्फिग्रेशन आ गया, मुझे Na+2 का लिखना है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो बाकी लोग भी बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से मैं बाहर करूं, 4s से या 3d से, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर जो करना है यहाँ से। 4s, बिल्कुल 4s। कुछ लोग 4s 3d भी बता रहे हो तो रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से बाहर जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा यहाँ पे, 4s। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर जाएगा, ये गलती नहीं करोगे। लोग देखते हैं सर 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले निकलेगा भाई यहाँ से, नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो कौन सा है, 4th ऑर्बिट है, 4s है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से बाहर जाएगा। और जब 4s इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन क्या आ जाता है, Na+2 का 3d8। क्लियर है सबको यहाँ पे। तो Na+2, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना निकेल का, और उसके बाद उसका कन्फिग्रेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले सेंटर जो मेटल है उसका लिख लो, बाकी जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर करना था, तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट मींस 4s से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, तो बच क्या गया इसके पास, 3d8। इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना था, जो 3d8 है इसका अगर बॉक्स डायग्राम में बनाओ यहाँ पे, तो डी में कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल को दिखा लोगे यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे 3d8 आ रहा है, और ये कैसा प्रॉपर्टीज बोला था यहाँ पे, डायमैग्नेटिक। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है इस केस में, किस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है यहाँ पे, कुछ याद हो, 3d8 इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग, पढ़े हो गए हुंड्स रूल। हुंड्स रूल का स्टेटमेंट क्या है, किन्हीं को याद हो बताओ, अनम्यूट करके बताओ, बाकी तो स्टेटमेंट बता रहे हो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग।
होने शुरू का स्टेटमेंट क्या था कि अगर सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाएगा और उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। ये जो ऑर्बिटल है सेम एनर्जी का है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके गया और उसके बाद फिर क्या होगा, इस केस में यहाँ पे पेयरिंग होगा यहाँ पे। क्लियर है इस केस में यहाँ पे? अब देखो होता है क्या यहाँ पे है, अब इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया इस केस में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों अभी भी अनपेयर्ड है क्योंकि 3d8 है, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिखा दिया अणु के अकॉर्डिंग। अब इसके पास 2 अनपेयर्ड बच गया, और जब अनपेयर्ड है ऐसा कुछ पढ़े होगे बॉन्डिंग में, हम लोग एमओटी में भी पढ़े थे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ये चीजें क्लियर हो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड्स में है तो क्या होता था, पैरामैग्नेटिक। बट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि डायमैग्नेटिक, और जब डायमैग्नेटिक बोल रखा है यहाँ पे, इसमें होता क्या है इस केस में, ये जो अनपेयर्ड था यहाँ पे अभी दोनों, यहाँ तक तो ठीक है इस केस में। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ये पेयर्ड हो जाता है, और जैसे ये पेयर्ड हो गया इस केस में, अब ये यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। क्यों पेयरिंग हो रहा है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टीज क्या है, डायमैग्नेटिक। दैट मींस ये पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। और भी रीजन है वो आगे हम लोग समझेंगे क्यों पेयरिंग होता है, बट यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है कि सर डायमैग्नेटिक दिया हुआ है तो पेयरिंग कराएंगे यहाँ पे हम लोग, तभी वो डायमैग्नेटिक बन पाएगा। अब जब पेयरिंग हो गया तो इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। ये क्या हो गया तुम्हारा 3d। बाकी इसके बाद जो ऑर्बिटल होगा 4s भी रहेगा, ये क्या था तुम्हारा 3d 4s, और ये क्या होगा इसमें यहाँ पे 4p। अब ध्यान से देखना है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था यहाँ पे, metal will provide vacant orbital depending on its coordination number and these orbitals will be hybridized। यहाँ पे मेटल जो प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वैकेंट ऑर्बिटल, और उसी वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट मींस इंटरमिक्सिंग होता है उसी ऑर्बिटल का। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए था, यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल कितना मिल रहा है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे आ पा रहा है। अब देखने की यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो एक डी का वैकेंट है यहाँ पे है, एक एस का, और 2 पी का लेना है यहाँ पे। पी का कितना ऑर्बिटल लेना तो वो कैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 पी का लेना है इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा था 4, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे 4, और कहीं पे कोऑर्डिनेट नंबर 6 आ रहा है, तो वहां पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। यहाँ पे 4 आ रहा है, दैट मींस 4 वैकेंट ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन सा यूज हो रहा है, सोच के देखो। एक कौन सा यूज हो रहा है, डी का, एक एस का, और 2 पी का। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है यहाँ पे, डी एस, एक एस का और 2 पी का। ये क्या आ जाता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल था, आइदर sp3 और DsP2। यहाँ पे ये DsP2 आ पा रहा है। कैसे डिसाइड किए, इसका एक वैकेंट डी है यहाँ पे, और जब ये वैकेंट है तो जो वैकेंट है इनर है उसको पहले यूज करना था, एक डी, एक एस और 2 पी यूज होगा। अब बोलो सर इस पी को क्यों छोड़ दिया आपने, मुझे कितना ऑर्बिटल लेना है यहाँ पे, वैकेंट 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लेना है। वो कैसे समझेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और यही क्या होता है, एक डी, एक एस, 2 पे इंटरमिक्स होकर के वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेता है DsP2। अब एक पॉइंट अगर याद हो कि यहाँ पे DsP2 जो ऑर्बिटल बनता है तो कितना DsP2 बनेगा, ये तो याद हो हाइब्रिडाइजेशन से, DsP2 जो ऑर्बिटल बन रहा है कितना DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा, 4। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल कितना इंटरमिक्स हो रहा है, एक डी, एक एस और 2 पी। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा
उतना ही नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट होता है। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा था, दैट मीन्स 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट होगा, और वो क्या होगा 4 dsp2। क्लियर है यहाँ पे है। और जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकल गया dsp2, और इसका ज्योमेट्री क्या आ जाएगा अब इस केस में, देखो पीछे मैंने बता रखा है Square स्क्वायर प्लेनर। अब इसका थोड़ा मैं स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल, दैट मीन्स निकेल बोल सकते हैं यहाँ पे है। ये क्या था तुम्हारा सेंट्रल मेटल, या निकेल ही लिख लो यहाँ पे, Ni+2। और ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, तो एक स्क्वायर आएगा इस टाइप से यहाँ पे। और यहीं पे क्या, इसलिए इसको इस तरीके से दिखाऊं। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वहां पे खड़े हो गए इस टाइप से, एक स्मॉलर लोब बॉन्डिंग में, या फिर इसी स्मॉलर लोब को इनसाइड में दिखाते थे इस तरीके से। यहाँ भी सेम, तो 4 dsp2 आ रहा है, 4 dsp2 इस तरीके से दिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या आ गया 4 dsp2, ये भी dsp2 ऑर्बिटल, ये भी dsp2, ये भी dsp2। और लिगेंड्स कितना आ रहा था यहाँ पे Cn-, ये क्या होगा यहाँ पे Cn-। ये अब ये कैसा ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो है, कैसा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये, वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है यहाँ पे। क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट होगा वो भी कैसा होगा, वैकेंट ही रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं लोग, वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये चारों ऑर्बिटल कैसा यहाँ पे वैकेंट, क्योंकि मैंने पीछे पॉइंट भी लिखा हुआ है। ये क्या था, हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो भी यहाँ पे लिखो। ये क्या आ जाएगा इस केस में यहाँ पे Cl-, यही जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ ओवरलैपिंग करके। यहाँ पर जो Cl- आ रहा है इस केस में, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा इसके साथ ओवरलैपिंग करके। यहाँ पे एक Cn आ रहा होगा इस केस में, और एक Cn इधर आ रहा होगा यहाँ पे, 4 ही Cn आ रहा है यहाँ पे है। इसका जो ज्योमेट्री होता है इस टाइप से है, ये क्या होता है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करता है, इसको ऊपर दिखा यहाँ पे। और ये स्क्वायर आ रहा है और एक ही प्लेन में, देखने को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है यहाँ पे निकेल Ni+2 में, वो क्या आ रहा है, ये भी dsp2, ये भी dsp2, ये भी dsp2, और ये भी dsp2 आ रहा है। तो 4 dsp2 ऑर्बिटल यूज हो रहा है यहाँ पे। और बाकी ये Cn जो लिगेंड्स है, तो इसके साथ बेसिकली Cn का जो ये लोन पेयर है, तो वो भी कार्बन के ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है। इसका ऑर्बिटल और इसके वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग। मैंने पॉइंट बताया भी था पीछे, vacant orbital of metal overlaps with the filled orbital of ligand। तो filled orbital बोलने का मतलब क्या था यहाँ पे, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर, उसी को वो कहाँ पे होगा, किसी ऑर्बिटल में होगा, और वही फील्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखा लोगे यहाँ पे, क्लियर है कि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 ज्योमेट्री क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर, और ये इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर का, इस तरीके से दिखाना है। क्लियर है, एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूँ, और भी ज्यादा क्लियर होगा चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें NiCl4-2। तो पहले स्ट्रक्चर ये भी ड्रॉ कर लोगे सब लोग। क्लियरली स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करो तो दिख रहा है कि स्क्वायर आ रहा है, और एक ही प्लेन में, दैट मीन स्क्वायर प्लेनर। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर उसी तरीके से दिखा होगा यहाँ पे।
कर ले नोट डाउन, कर लिया था सब लोग? वेट। ठीक है, कर लो, नोट कर लो पहले अभी। हो गया नोट, कर लिया यहाँ तक? यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा हो NiCl4-2। सेम एग्जांपल में ले रहा हूँ, सेम टाइप का, बट इसमें जो प्रॉपर्टीज गिवन है यहाँ पे, गिवन it is paramagnetic, it is a paramagnetic। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री अब डिसाइड कर कैसे प्रोसीड करना है मैंने भी बताया था। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2, Cl-1 इंटू 4-4, ये क्या आता है यहाँ पे +2। सही है। अब इसका जब कन्फिगरेशन लिखो तो सेम आएगा कन्फिगरेशन जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, आर्गन 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता तो 4s से। अब इसका भी यहाँ पे बॉक्स डायग्राम बनाओगे, इसमें भी क्या होगा, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन पेयरिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, बोला जाए कि इट इज अ पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक बोला जा रहा है दैट मीन्स इसके पास क्या आ रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस केस में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा, यू, इसका मतलब क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है यहाँ पे 2, दैट मीन्स ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब देखने कि यहाँ पे जब पेयरिंग पेयरिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब पेयरिंग हो जाए तो वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा, और प्रॉपर्टीज की बना यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कैसा, पैरामैग्नेटिक, दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा, ये 3D का था। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल होगा इसके पास, 4s, और ये 4p, p में 3 ऑर्बिटल, ये 4s और ये 4p। तब d में देखना कि कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, d में क्या आ रहा है, कोई भी वैकेंट नहीं है, यहाँ पे पेयरिंग तो होना नहीं है। यहाँ पे जब कोई वैकेंट नहीं है तो जो ऑर्बिटल यूज होगा, जिसके पास वैकेंट है वही ऑर्बिटल यूज होगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ये ऑर्बिटल यूज होता है, एक s जो वैकेंट और 3p, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है यहाँ पे, एक s और 3p, sp3। इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या रहता है यहाँ पे, sp3। और जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, अब इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। ये तो जो कि पहले भी पढ़ते हैं बॉन्डिंग में, sp3 दैट मीन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और ये क्या आ रहा था, पैरामैग्नेटिक। यही 2 चीज मुझे बताना है कि sp3 आ रहा है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का यहाँ पे देखना है कि sp3 अगर ऑर्बिटल आ रहा है तो कितना sp3 बनेगा इसमें भी, बताओ सोच के। sp3 4 सही है बिल्कुल सब लोगों का, 4sp3, और 4sp3 आ रहा था। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इस केस में तो ni, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता, ni, एक ही और ni+2 लिख लेते बेसिकली, एक ये वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि sp3 का है, एक ये वैकेंट एटॉमिक, ये वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ रहा था। और ये तुम्हारा क्या रहेगा इसमें, Cl- इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा यहाँ पे है, बेसिकली ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं यहाँ पे है कि जो Cl- का जो ऑर्बिटल होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिस ऑर्बिटल में, वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा यहाँ पे।
Cl माइनस, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा यहाँ पे, और ये Cl माइनस ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा, जिस ऑर्बिटल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका शेप क्या आ रहा है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। इस टाइप से दिखाते हैं इसको। देख लो, जिनका भी अभी कुछ लोगों का अनम्यूटेड, जब कुछ बताना तो उस टाइम फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है, खुद से अनम्यूट करोगे, बाकी म्यूट करके रखना है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी ये क्लियर है स्ट्रक्चर, तो मैं ड्रॉ कर, टेट्राहेड्रल है, पता है किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप से रहता है। बॉन्ड एंगल क्या आ जाता है इसमें, 109.5। ये सारी चीजें बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे ध्यान से, अभी तक जो VBT के अकॉर्डिंग था, तो VBT के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टीज गिवन होगा, तभी हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री डिसाइड कर पाएंगे। बट आगे हम लोग पढ़ेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें जितने भी लिगेंड्स है उसका एक ऑर्डर दिया गया है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। उसको पहले वो देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए पहले सब लोग, ये बताओ, फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कर लिए, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जब VBT के अकॉर्डिंग करते, अब क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है उसमें ये कोई प्रॉपर्टीज गिवन नहीं होगा, वहां पे सिंपली एक कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा और उसमें पूछा जाए तो मैं कि इसका ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्योंकि वहां तक जब एग्जाम में आता तो क्लियरली उनको पता होता कि आगे का जो थ्योरी है CFT, जो कि VBT का ड्रॉबैक था, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होना कंपलसरी है, तभी हम लोग ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। बट जो नेक्स्ट थ्योरी रहता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको पढ़ लेने के बाद कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं भी गिवन है तो हम उसका ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग CFT तो आगे पढ़ेंगे, बट उसका एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है VBT में, जिसको कि बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज होता है यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये सीरीज बेसिकली कहाँ से आता है, फॉर्म CFT। ये अभी ब्रैकेट में लिख के छोड़ दोगे। CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि VBT के बाद हम लोगों को पढ़ना था। बट एक कंसेप्ट हम लोग CFT का यहीं पे यूज कर लेते हैं, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, CFT के अकॉर्डिंग जितने भी लिगेंड्स हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और कौन सा वीक लिगेंड्स है वो पता चल पाता है इस सीरीज से। बस सीरीज CFT का बस वो सीरीज हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। तो देखोगे सीरीज जो यहाँ पे है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है तो क्या रहेगा इसमें, CO। देख लोगे ऑर्डर, उसके बाद नोट करोगे CO CN माइनस PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, CO CN माइनस PPH3 NO2 माइनस EN। EN क्या होता है, इथिलीन डाइड, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। NH3 EDTA माइनस 4 इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट EDTA। नेक्स्ट है इसमें NCS माइनस। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे H2O। नेक्स्ट C2O4 2 माइनस। नेक्स्ट है इसमें F माइनस Cl माइनस, F माइनस Cl माइनस SCN माइनस, Br माइनस और I माइनस।
अब समझ लो इसको थोड़ा सा यहाँ पे, इसमें जो इस सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यहाँ पे, उल्टा मैंने लिखा यहाँ पे। उल्टा का मतलब ये है, मैं यहाँ से स्टार्ट इसलिए क्या, ये क्या आ रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है जो ग्रेटर देन सीओ। तो जितना भी लिगेंड्स होता है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या होता है, सीओ, देन Cl माइनस, देन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, देन NO2 माइनस, देन En, देन NH3 EDTA। तो यहाँ पे जो ऊपर का जो लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे, वाटर से पहले का जो लिगेंड्स है, वाटर में बाउंड्री लाइन मानते हैं यहाँ पे, वाटर से पहले का जो भी लिगेंड्स है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलो, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं SFL, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL। और वाटर, इवन वाटर भी, और वाटर से पीछे जितना भी आ रहा है यहाँ पे, वाटर एंड वाटर से पीछे जो भी लिगेंड्स लिखा जा रहा है वो क्या रहता है, वीक लिगेंड्स। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक जो भी रहेगा तुम्हारा वो क्या रहेगा इसमें, वीक लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स या सिंपली वीक लिगेंड्स। और ये क्या होता है इसमें, WFL। SFL का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और WFL का मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो दो जो CFT में थ्योरी आई है, सीरीज आया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इस सीरीज से बस इतना पता चल पाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और कौन सा वीक लिगेंड्स है यहाँ पे। ये सीरीज को अपने को याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है ये सीरीज अभी याद रखना पड़ेगा इस केस में। देख लो जहाँ पे जिसका भी सराउंडिंग में आवाज आ रहा है तो वहां पे वो म्यूट करके ही रखना है। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे, इस सीरीज को पहले नोट कर लो। मैंने बताया अभी कि सीओ मैंने उल्टा से लिखा था कि सीओ सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, देन Cl माइनस, देन PPH3 NO2 माइनस। तो जो ऑर्डर में आगे आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और जो ऑर्डर में पीछे आ रहा है वो क्या रहेगा, वीक लिगेंड्स। तो जनरली हम लोग जो NCS माइनस तक है CO से लेकर के, उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड से कैटेगरी में रखते हैं, और उसका भी ये ऑर्डर आ रहा है। वाटर एंड उससे पीछे जो भी है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, वीक लिगेंड से कैटेगरी में, और वो क्या होता है, WFL बोल सकता हूँ, और इसको SFL। ये सीरीज तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ये दोबारा जब हम लोग CFT पढ़ रहे हैं तो वहां पे दोबारा ये सीरीज आएगा, बट इस सीरीज का यूज हम लोग BBT में ही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पता चलने से क्या होता है यहाँ पे, कि जो भी SFL होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, SFL that means strong field ligands, pairing of electron takes place, pairing of electron takes place। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो पाता है यहाँ पे, और जब WFL होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन does not take place। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इस सीरीज को लिखो और इसको लिखना यहाँ पे, जब भी SFL दैट मीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो पाएगा। और जब वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो वहां पे क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाएगा। बट ये कंसेप्ट कहाँ से आया, CFT से। बट जब एग्जाम में कॉम्प्लेक्स गिवन होता है तो वहां पे कुछ मेंशन नहीं रहता है, तो डायरेक्टली हम लोग ये पॉइंट से कर पाएंगे।
तो इसको नोट करो यहाँ पे, देखते हैं फिर पीछे जो 2 एग्जाम्पल मैंने किया था उसको भी इसको इसी से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो याद रखने का एक तरीका ये रहा था, जनरली यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे होता ये है कि जब CU आ रहा है तो यहाँ पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो डोनेटेबल होता है, और यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो डोनर एटम है वो अगर कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो, तो नाइट्रोजन या कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की कैटेगरी में रहता है। तो COCN यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? कार्बन। यहाँ भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन। जब कार्बन या नाइट्रोजन अगर डोनर एटम आ रहा है जो कि लिगेंड्स हो, और कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम आ रहा है, तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है। और ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो, वो अगर डोनर एटम है वो क्या होगा? वीक लिगेंड्स की कैटेगरी में। बाकी एक्सपेरिमेंटल है ये कैसे सीरीज आता है, ये क्या है CFT से भी आता है, बट ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल। ये याद रखना पड़ेगा अपने को। बहुत ज्यादा नहीं है, इतना याद रख सकते हो कि CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, देन Cl माइनस, ट्राइफेनॉल फॉस्फेट NO2 माइनस En, देन NH3 और फिर ZTN। एक दो बार लिखोगे कि अपने आप याद हो जाएगा। जो भी हाईलाइट है वो सबसे पीछे, दैट इज वीक लिगेंड्स। वाटर, ऑक्सलेट आयन, ये भी पीछे, ये भी वीक लिगेंड। तो नोट कर लिए यहां तक सब लोग? बताओ, कोई एक बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है, वो अब देखते हैं कुछ पीछे जो मैंने 2 एग्जांपल कराया था यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें NiCN4। यहाँ पे क्या था लिगेंड? Cl माइनस। तो Cl माइनस कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग या वीक? अभी मैंने सीरीज में देखा, देखो सीरीज में Strong. स्ट्रॉन्ग। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैंने नीचे एक पॉइंट लिखाया था, वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा या नहीं होगा? होगा। होगा. होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा पा रहे हैं। क्लियर है? तो CFT से वो क्लियर हो पाता है कि वो सीरीज पता चलता है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो इफेक्ट आएगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में Cl आ रहा था, तो Cl माइनस कैसा लिगेंड्स है? यहाँ पे देखो सीरीज में वीक। वीक लिगेंड्स है। और Weak. नीचे, और जो नीचे मैंने पॉइंट लिखा था, जब WFL होगा, वीक लिगेंड्स होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग भी नहीं कराया है, एज इट इज है। और उसके बाद जो और हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो वो करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ पे? बट वो थ्योरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स वो CFT से आता, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, एक दो एग्जांपल अभी और करना है हम लोगों को। ये आज जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे वो क्वाड्रेंट नंबर 4 का ही एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें NiCO होल 4। इसका तो मैं अब हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री बताना है। अब इसमें कोई प्रॉपर्टीज गिवन नहीं भी रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि अब CFT से वो सीरीज पता चल चुका है मुझे। खुद से ट्राई करो उसका। और एक और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे PT NH3 4+2। ये 2 एग्जांपल का बस हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री फाइंड आउट करना है। कैसे प्रोसीड करना है? अब यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टीज गिवन नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, मुझे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री फाइंड आउट करना है। Ni का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट Ni का 4। नहीं, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बिल्कुल सही है। तो क्या रहेगा? 0, क्योंकि CO कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है, और न्यूट्रल लिगेंड होती है कैसा? कोई चार्ज नहीं होगा, तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब इसका कन्फिग्रेशन लिख लो। आर्गन
3D8 4s2, वैसे 4s2 में इलेक्ट्रॉन पहले जाता, 4s2 को पहले भी लिख सकते थे, बट एक सीरीज में लिखने के लिए 4s2 को बाद में लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बट इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जा रहा है। ये 3D8 4s2। अब इसका यहाँ पे बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करोगे इस केस में, ध्यान से देख लेना यहाँ पे। ये क्या होगा इस केस में, 1 2 3 4, अब ये 3D के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 6 7 8, 4s भी तो है यहाँ पे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4p क्या यहाँ पे बैकेंड है। अब CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? Strong. स्ट्रॉन्ग, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग है CO। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पेयरिंग हो पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये इसमें शिफ्ट हो गया, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल कैसा हो गया, बैकेंड। ये जैसे इसमें शिफ्ट होगा तो ये बैकेंड हो जाएगा, और ये जैसे बैकेंड हुआ तो जो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी फाइनली इसमें शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रॉन का 1 2 3 4, ये क्या हो जाता है 1, ये तो शिफ्ट हो ही रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुआ, एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया यहाँ पे, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था 4s का, वो दोनों भी शिफ्ट कर जाता है यहाँ पे। तो जैसे वैकेंट हुआ तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बच क्या गया इसमें 4s और 4p। देखते हैं जो भी आएगा तो आ जाएगा, कुछ लोग आंसर बता रहे हो सही है। ये क्या था 3D 4s, और ये क्या आ गया 4p। तो मुझे कैसा ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वैकेंट। तो वैकेंट अब कौन कौन सा इसमें यहाँ पे, एक s और 3 p। और जैसे ये वैकेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4sp3 बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3, और इसका ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये तो निकालना था हम लोगों को। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक इस कॉम्प्लेक्स का? Diamagnetic. डायमैग्नेटिक बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या होगा यहाँ पे, डायमैग्नेटिक। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं, और मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये लास्ट वाले का एक बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट एग्जांपल एक देख लोगे सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +2. +2। एटॉमिक नंबर कितना होता है प्लेटिनम का, 78। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78, सही है। सोचते बता रहा हूँ 78। अब यहाँ पे इसका कन्फिगरेशन लिखना रहेगा, 78 Pt +2 का। चलो मैं लिख के बता देता हूँ इसमें। ये क्या रहेगा, जेनॉन 4f14 5d। तो बेसिकली होता है क्या कि 5d9 देख लो एक मिनट, 5d9 और 6s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन s से और एक d से फिर बाहर जाएगा। तो एक्चुअल में जो इसका कन्फिगरेशन आता है यहाँ पे 5d8 हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, +2 चार्ज है। तो जेनॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 54। 54 + 14 68, 68 + 8 76। तो 76 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया। क्लियर है यहाँ पे? अब जो यहाँ पे 5d ऑर्बिटल आ रहा है इस केस में यहाँ पर, ये क्या होगा हमारा 5d 6s और ये 6p। 5d में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा इस केस में। अब यहाँ पे देखना है कि लिगेंड्स कौन सा आ रहा है, NH3। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा या नहीं होगा, NH3 नहीं. स्ट्रॉन्ग
NH3 कैसा लिगेंड है, होगा स्ट्रॉन्ग या वीक? होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से Strong. पेयरिंग होगा, तो सीरीज याद रखना पड़ेगा। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दैट इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराना, और ये पेयरिंग होगा इधर से होगा। तो मैं नीचे एक और बॉक्स डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा यहाँ पे, एक डी वैकेंट हो गया, एक एस, और कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा था, 4, दैट मीन्स 4 वैकेंट है। तो अब एक डी मिल गया, एक एस और 2 ई। इसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या आ जाता है यहाँ पे, DsP2। क्लियर है यहाँ पे? और जैसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। ये किस नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? diamagnetic Diamagnetic. डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, जीरो आ गया अनपेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जा रहा है, तो डायमैग्नेटिक। तो टाइम भी हो रखा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बट ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, कल ही लेक्चर है, तो कल फिर हम लोग इसको बीबीटी को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। अभी तो मैंने बस आज हम लोग थ्योरी पढ़ने में रह गए, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हुआ नहीं, बट कल के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम एग्जाम्पल करेंगे इसका। फिर बेसिक चीजें क्लियर हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन है उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करना है। एक ये तुम लोगों का होमवर्क बस इतना सा है, वो जो सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको 2 बार 3 बार लिख करके याद कर लोगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक है वो पता चल पाता है, और फिर वहीं से डिसाइड कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो ठीक है, बाकी कल का लेक्चर जब स्टार्ट होगा, तो जब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक बार पहले इस थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करके कल का लेक्चर अटेंड करोगे सब लोग। चलो ठीक है, टाइम हो रखा है, हम लोग सेशन एंड करते हैं, अभी लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। बाकी से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह होगा बीबीटी से, तो कल हम लोग सारे डाउट को क्लियर कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ अभी।